हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर यानी 2017 के साइंस के क्रम से 10 प्रश्न या 15 भी हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग क्रम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी प्रथम 3 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और फिर 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है। तो रेलगाड़ी का औसत वेग बताना है। तो औसत वेग मतलब होता है क्या? औसत, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी या कह लीजिए कुल विस्थापन। तो वेग निकालने ना, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये निकालना है जी। तो पहले तो विस्थापन हमको निकालना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 30 मिनट, देख पा रहे हैं 30 मिनट जो है, ये 30 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। तो पहले तो दूरी निकाल लें, या मिनट को पहले तो बदल लीजिए घंटा में। तो समय जो है आपका हो जाएगा, पहले दूरी निकालिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 30 मिनट। 30 मिनट यानी बटे 60 कर लीजिए, या घंटा ये भी बन जाएगा। तो 30 दूनी 60, अब ये काटेंगे आएगा 15। ठीक है, तो पहले वाली दूरी आपकी आ गई 15 किलोमीटर। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि फिर 40 मिनट में ये कितना गया है? 40 मिनट में 40 किलोमीटर। फिर से दूरी, दूसरी वाली दूरी आप निकालेंगे तो फिर वही चाल गुणे समय। तो चाल अब की बार कितना है? 40 और गुणे समय 40 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 1060 से भाग दे दीजिए। ये 0 से 0 काटिए, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। तो ये आपका आएगा 40 दूनी 80, 80 बटे 3 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी मिल गई। अब देखिए कुल दूरी यहाँ हम निकालेंगे कि कैसे करके। कुल दूरी यानी कितना आएगा? 15 किलोमीटर। फिर ये आया आपका 80 बटे 3। तो ये कुल दूरी हो गई बटे कुल समय। तो पहले समय लगा कितना? 30 मिनट, यानी 30 बटे 2 यानी आधा घंटा। चलिए 1 बटे 2 लिख दे रहे हैं। फिर दूसरी वाली 40 है ना, तो 40 बटे 60, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 बटे 3 घंटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका औसत वेग आ जाएगा। तो 15 तियाँ 45 और प्लस 80 बटे 3। अब ये सॉल्व करिए, 3 दूना 6 हो गया। अब ये आएगा 3 और ये 4, 4 3 7। अब ये आपका मिल गया 5, 8 4 12 बटे 3। अब ये गुणा कर लीजिए भाई, 6 ऊपर हो गया और 7 नीचे, 3 दूनी 6। अब ये काट लीजिए इसको, ये आपका आएगा कितना? 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5 और ये 2 बटे 7। तो भाग दीजिए इधर, 7 के 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21 3। अब 4 बचा, 7 बचे 35, 5 40, 7 सते 49, 1 बचा 1। ये आ गया 35.71, 35.71 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कौन सा ऑप्शन सही इसमें? ये पहला वाला। ठीक, ये इसका सही आंसर हो गया। देखिए समझ में आ गया ना। तो देखिए क्या दिया था? 30 मिनट दिया हुआ था और ये चाल दिया हुआ है। तो चाल और समय दिया हुआ है तो दूरी हम निकाल लिए, पहले वाली दूरी आ गई है ना, चाल गुणे समय। समय कैसे किया? 30 मिनट बटे घंटा, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे, बटे 60 कर दिए। अब इसको सॉल्व किए, 15 आ गया। फिर दूसरी वाली दूरी कितने? 40 मिनट में जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट गया है। तो ये फिर निकालेंगे दूरी, वही जो है 40, चाल जो है कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 40, 40 बटे 60 करेंगे, 80 बटे 3 आ गया दूसरी वाली दूरी। तो कुल दूरी बटे कुल समय कर लिए, सॉल्व कर लिए, आ गया औसत वेग। ठीक, चलिए अब अगला लगाते हैं हम लोग।
ये दूसरा प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं जी, इसमें कहा जा रहा है दिए गए विस्थापन, क्या कह रहे हैं, दिए गए विस्थापन एवं समय ग्राफ की सहायता से सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना, इसमें सही क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं, कार ए एवं कार बी समय t2 के बाद समान चाल से चल रहे हैं। देख पा रहे हैं, समय t2 दिख रहा है ये आपका, समय t2 कहाँ गया, t2, ये समय देखिए t2 समय यहीं पर है ना। यहाँ से अगर समान, क्या कह रहे हैं कि t2 के बाद समान वेग से, एक समान वेग से जाता तो जितना समय लगता, देखिए एक समान वेग से जाता तो एक ही प्रकार का ग्राफ दोनों का हो जाता है ना। लेकिन यहाँ B जो है इधर जा रहा है, A इधर जा रहा है, तो A में ढाल ज़्यादा, इसका मतलब A में विस्थापन ज़्यादा हो जा रहा है। A का विस्थापन देखिए ऊपर वाला ये ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, इधर थोड़ा बगल वाला B वाला बगल की तरफ भी जा रहा है, यानी समय वाले की तरफ ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लग रहा है, ऊपर वाले में समय कम लग रहा है, विस्थापन ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे विस्थापन ज़्यादा होगा ना, जैसे जैसे इधर जाएंगे समय ज़्यादा होगा। ऊपर की ओर ये A कार, ऊपर की ओर देखिए A कार वाला ग्राफ जो मिल रहा है वो ऊपर की ओर ज़्यादा जा रहा है t2 के बाद, तो इसका मतलब विस्थापन उसमें ज़्यादा हो रहा है ना। तो विस्थापन ज़्यादा हो रहा है उतने समय में, इसका मतलब समान चाल कहाँ रह गई, A की चाल ज़्यादा है, B की चाल कम है, इसका मतलब ये है। आगे कह रहे हैं कि कार A का वेग कार B से अधिक है। ये देखिए बताइए ये सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि A का ढाल जो है ज़्यादा हो गया, ज़्यादा झुक गया, ज़्यादा झुक गया, जितने ज़्यादा झुक गया जगह देखिए ऐसे झुक गया, तो इसका जो है वेग और ज़्यादा होगा, ये इसका वेग और कम होगा, इसका वेग और कम होगा, इसका वेग और कम होगा, ऐसे समझ गए। अब इसमें समझिए कि जो है क्या कह रहे हैं कि A का वेग, कार A का वेग B से अधिक होगा, है ना, ये सही है इसका आंसर। चलिए आगे भी देख लेते हैं, इसमें और क्या कह रहे हैं, कार B का वेग कार A से अधिक है, B का बिल्कुल A से नहीं अधिक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये देखिए कार A एवं कार B समान वेग से चल रहे हैं, बिल्कुल समान वेग से नहीं चल रहे हैं, है ना। समान वेग से चलते तो ढाल दोनों की एक जैसी होती, झुकाव इस ग्राफ का एक समान होता, तो इसका मतलब वेग समान है। ठीक, चलें आगे बढ़ें, इसमें कौन सा सही होगा, A कार का वेग जो है B कार के वेग से अधिक है। अब A कार का वेग B कार के वेग से अधिक क्यों है, यहाँ ग्राफ देख करके आपने बताया क्यों अधिक है, क्योंकि ढाल इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा झुका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं, समान गति के लिए, समान गति के लिए, एक समान गति के लिए क्या करें, एक समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा होनी चाहिए। देखिए समझिए, इसमें क्या कह रहे हैं, एक ग्राफ हमको बनाना है, एक इधर बना लेते हैं, दूसरा ये, ठीक। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, एक जो है इसमें क्या है विस्थापन, एक समय है। चलिए नीचे यहाँ हम लिख दे रहे हैं समय, जैसे जैसे इधर जाएंगे समय बढ़ेगा, और फिर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे क्या आपका बढ़ेगा, विस्थापन। चलिए समझ लीजिएगा ये आपका विस्थापन है, या तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे विस्थापन होता जाएगा, जैसे जैसे इधर आएंगे समय। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि समय अक्ष के समांतर है, यदि समय अक्ष के समांतर है तो कैसे होगी, ऐसे होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समय बढ़ रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, मतलब विस्थापन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है, जो भी है ये वस्तु क्या है, स्थिर है। इसका मतलब क्या है, वस्तु स्थिर है। एक समान गति के लिए तो क्या समान गति हो रही है, एक समान गति हो रही नहीं हो रही, स्थिर है। इसका मतलब क्या है, स्थिर है। दूसरा समझिए, चाल समय ग्राफ में समय अक्ष से झुकी हुई सीधी रेखा, देखिए समय अक्ष से झुकी हुई सीधी रेखा, पहले तो इसको हटाएं, समय अक्ष से इस प्रकार कह रहे हैं क्या, ये क्या हुआ,
समय अक्ष से झुकी हुई है रेखा, अगर समय अक्ष से झुकी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि विस्थापन भी हो रहा है, समय भी बढ़ रहा है। ठीक, तो चलिए इसमें समझेंगे कि जो है विस्थापन भी हो रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है विस्थापन भी बढ़ रहा है, समय के बढ़ने पर विस्थापन भी बढ़ रहा है। तो ये हो सकता है कि जो है चाल बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, चाल बढ़ रही है। आगे देखिए, अच्छा ये चाल समय ग्राफ है, ये ऊपर आपका चाल है ना, ये कह रहे हैं विस्थापन नहीं, ये चाल है, ये समझिए, ये दूसरे के लिए ये क्या कह रहे हैं, ये चाल है। ठीक, अगर ये चाल देखिए, इसका मतलब क्या है कि चाल जैसे जैसे समय बीत रहा है चाल भी बढ़ रही है, जैसे जैसे समय बीत रहा है चाल बढ़ रही है, तो एक समान गति तो नहीं हुई है। चलिए इसमें देखिए, चाल समय ग्राफ में, चाल और समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर है, तो यदि समय अक्ष के समांतर है तो क्या मिलेगा, देखिए समय अक्ष के समांतर है ऐसे, तो इसमें क्या होगा, चाल और समय में देखिए समय बढ़ता जा रहा है, चाल नहीं बढ़ रही है, समय बीतता जा रहा है, चाल नहीं बदल रही है, एक समान चाल से जा रहा है, चाल नहीं बदल रही है, चाल ना बढ़ रही है ना घट रही है, ना नीचे की ओर आ रहा है ना ऊपर की ओर आ रहा है। अगर ये ग्राफ समझिए, ये ग्राफ अगर नीचे की ओर आया होता इसका मतलब चाल कम हो रही है, समय अगर ये ऊपर की ओर जाता तो मतलब चाल बढ़ रही है। ठीक, चलिए ये झुकाव जैसे जैसे जितना ज़्यादा होगा चाल उतने ज़्यादा होगी। चलिए तो यहाँ पर समय अक्ष के अगर समांतर है तो इसका मतलब क्या है कि चाल नहीं बदल रही है, समय स्थिर है, तो यही आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे भी पढ़ लीजिए, त्वरण समय ग्राफ में देखिए जरूरी नहीं यही प्रश्न पूछा जाए अगली बार, तो जितने ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन को जो है अच्छे से क्रम से समझते चलेंगे हम लोग, है ना। तो 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था, तो 2017 में आया हुआ था तो 25 में भी 24 में भी आ सकता है, तो इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ एग्ज़ाम दे करके लौटेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था, है ना। तो चलिए इसको जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते जाइए। त्वरण समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, देखिए क्या करें, त्वरण, त्वरण, चलिए समय रहने दीजिए, ऊपर यहाँ हम लिख दे रहे हैं त्वरण। ठीक, ऊपर क्या है, ये त्वरण है, इसको समझिए क्या करें, त्वरण समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर। अब समय अक्ष के समांतर इसका मतलब एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है मतलब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन एक समान रूप से हो रहा है, मतलब स्पीड यदि बढ़ रही है तो लगातार एक समान रूप से बढ़ रही है, तो एक समान रूप से बढ़ रही है। अब अगर त्वरण यानी मंदन कार्य कर रहा है, कमी हो रही वेग में, तो वेग धीरे धीरे एक समान वेग से कम हो रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक समान गति से वृद्धि हो रही है, एक समान गति से कमी हो रही है, ये हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं अब हम, ये समझ में आ गया है ना। तो चाल समय ग्राफ में, यदि चाल समय ग्राफ में देखिए ऊपर ये चाल आपका होता और ये इस समांतर आता तो चाल नहीं बदल रहा है, समय केवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक समान गति से चल रही है। चलिए चौथा प्रश्न समझते हैं हम। एक वस्तु एक समान त्वरण से गति करते हुए 6 सेकंड में 84 मीटर और 11 सेकंड में 264 मीटर चलती है, वस्तु की प्रारंभिक गति बताइए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले इसको लिख लेते हैं। 6 सेकंड में इतना, इतना सेकंड में इतना, चलिए T1 T2 मान लेते हैं। तो T1 जब समय जो है लगता है 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में विस्थापन होता है 84 मीटर। ठीक, और जब समय लगता है 11 सेकंड, है ना, समय कितना लगा 11 सेकंड, तो 11 सेकंड में ये आपका विस्थापन ये होता है 264 मीटर। ठीक, अब निकालेंगे भैया प्रारंभिक गति, निकाल के देखिए कौन सा फार्मूला लगाएं। विस्थापन दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग पूछ रहे हैं। चलिए यस बराबर लगा लेते हैं, यस बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, एक समान त्वरण से ना, त्वरण दोनों में समान है a, तो पहले विस्थापन जब n1 है तो यहाँ T1 लिख लेते हैं। ठीक है, S1 U T1 इतना।
तो प्रारंभिक वेग u निकालना, तो s1 की जगह पहले लिखते हैं हम लोग 84 बराबर u गुणे t1 या u t1 कर लेते हैं, u t1 ही रहने दो इसको, u t1। अच्छा समय दिया हुआ है तो t1 का मान रख लो ना, t1 का मान कितना है 6u प्लस 1/2a। अब ये जो है 6 गुणे 6 हो जाएगा, t1 का मान काट लीजिए आएगा 3। ये आपका आया 84 बराबर 6u प्लस, अब ये बना 6×3 18a। ठीक है, तो इसको काट दें, 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से भाग दीजिए, 6 1 कम 6, 6 2 8 और 6 4 24। अभी आया u प्लस 6×3 18 3a। चूँकि u का मान निकालना तो यहाँ हम 3a का मान निकाल लेते हैं। 3a बराबर क्या आएगा 14 माइनस u। चलिए इसको रहने दे रहे हैं। अब दूसरा वाला यहीं सॉल्व करते हैं। क्या, यहाँ से s2 बराबर u t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। ठीक, अब s2 कितना है 264 और बराबर t2 कितना है 11u प्लस 1/2a, 11 गुणे 11। ठीक, अब ये आपका आएगा, अच्छा 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 44, हाँ 11 से सब में भाग दे दीजिए, तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44 24। अभी आपका आया गया u प्लस 11 कट जाएगा, 11a/2 आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 3a है, तो क्या करें a का मान यहाँ से निकाल के यहीं रख दे रहे हैं। a का मान आपका आएगा कितना 14 माइनस u/3a। ठीक, यहीं रख लीजिए, a आपका आ गया 24 प्लस u प्लस 11/2 और फिर a का मान कितना लिखना है 14 माइनस u/3a। ठीक, ये कहा गया 3a, कहाँ 3 होगा ना, ये आपका आ गया 3। अब इसको सॉल्व करिए भाई, कितना आएगा, ये आ गया 24 बराबर u प्लस, अब ये 11, ये गुणा करिए, 11 चौक 44, 11 1 11 4 15 और माइनस 11u/3 दूनी 6 आ गया। अब यहाँ से u का मान सॉल्व कर लीजिए, कैसे निकालेंगे, 6 से गुणा कर दें क्या सब में, हाँ यही कर लें, तो 6 से गुणा करिए, आपका आएगा 6 से गुणा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14 है, 6 चौक 24, 4 2 बचा और 6 दूनी 12 2 14। ठीक है ना, अभी आ गया प्लस 6u और प्लस 6 से यहाँ कट जाएगा आपका 154 माइनस 11u। तो अभी 11u में से 6 घटाएंगे 5 आएगा, 5u इधर कर लेते हैं, 5u बराबर 154 और माइनस 144। अभी घटाइए, 4 में 4 गए 0, 5 में से 4 गए 1, बस आ गया ये 5u। u का मान आ गया 5 दूनी 10 2 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग पूछ रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो फिर अगला सॉल्व करें। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि 2 विपरीत एवं बराबर बल, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 विपरीत एवं बराबर बल एक गतिमान वस्तु पर लगाए जाते हैं, तो वस्तु की गति कैसे होगी, बात समझ रहे हैं। 2 विपरीत और बराबर बल, देखिए विपरीत और बराबर बल का मतलब समझ रहे हैं, ये विपरीत और बराबर, जितना बल इधर लग रहा है उतना इधर लगेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ना चाहिए, जितना बल इधर उतने इसी के विपरीत भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करें, प्रभावित होकर सुस्त हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। प्रभावित होकर तेज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। प्रभावित होकर रुक जाएगी, क्यों रुक जाएगी, अप्रभावित रहेगी, यही सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों अप्रभावित रहेगी, बात समझ रहे हैं। जितना हम इधर धकेल रहे हैं, कोई और इधर से धकेले तो इस वस्तु पर कोई बल नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब सबसे अधिक
जड़ता यानी जड़त्व की प्रॉपर्टी किस में होती है, ठीक है। तो जड़त्व मतलब अस्थायित्व, है ना। जड़त्व आघूर्ण आपका फार्मूला याद है ना, I = mr²। तो जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका जड़त्व अधिक होता है, अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए वो अधिक बल लगाता है, उसका जड़त्व अधिक होता है। तो बता दीजिए किसका जड़त्व अधिक होगा, एक कार में, एक ट्रक में, एक रिक्शा में, एक साइकिल में। कमेंट करके इसको बताइए आप लोग कि किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, हैं। जड़त्व मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। एक कार का ज़्यादा है कि ट्रक का ज़्यादा है, रिक्शा का या फिर साइकिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूटन बल का सीजीएस यूनिट में मान होगा। चलिए बताइए कितना होगा। एक न्यूटन का सीजीएस में मान कितना होगा, सीजीएस में बदलिए, एक न्यूटन, क्या करें, एक न्यूटन यानी बल है ना, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान का जो है एमकेएस में क्या होता है, किग्रा, और त्वरण का होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो एमकेएस हो गया, समझ रहे हैं, ये क्या हो गया एमकेएस में। अब इसको सीजीएस में बदलेंगे हम लोग। सीजीएस यानी किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेमी, और सेकंड तो फिर अपना सेकंड ही है। तो ये आपका आ गया 10⁻³ और ये 2 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है डाइन। तो 10⁵ डाइन आपका होगा, यानी ए वाला सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए फिर अगला देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि रेखीय संवेग का मात्रक क्या है। रेखीय संवेग समझते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। रेखीय संवेग का मतलब क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, एम भी लिख दें, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब चलिए इसका मात्रक हम लोग निकालते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है, किग्रा, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन में कहीं है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी डी वाला, देख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, देख पा रहे हैं, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है पर 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है, वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगी यदि प्रारंभ में वह स्थिर रही तो। ठीक, चलिए, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान यानी यम बराबर 2 किलोग्राम, यम बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है, पर 10 न्यूटन का बल, यफ बराबर हो गया 10 न्यूटन, बल से 3 सेकंड तक लगाया जाता है, टी बराबर 3 सेकंड तक लगाया जाता है। तो वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगी कि वह प्रारंभ में स्थिर हो जाए। देख पा रहे हैं, द्रव्यमान और बल दिया हुआ है, तो यहाँ से त्वरण निकाल लीजिए, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान, यानी 10 बटे द्रव्यमान 2 हो गया, आपका आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया त्वरण। अब निकालना है कि वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगी यदि प्रारंभ में वह स्थिर रहे। इसका मतलब प्रारंभिक वेग इसका कितना है, 0 है। तो देखिए प्रारंभिक वेग मिल गया, अंतिम वेग निकालना है, तो अंतिम वेग का फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस at लगा लीजिए। अंतिम वेग पूछ रहे हैं ना, तो प्रारंभ में वह स्थिर हो जाए अंतिम वेग, तो प्रारंभ में 0 हो गया, a कितना हो गया, त्वरण आपका 5, और t कितना है, समय 3 सेकंड, तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड ये हो गया। ठीक, चलिए ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये 15 मीटर वाला ये सही हो गया। आगे
दृढ़ सपोर्ट का डोरी के सहारे टांगा गया है, ब्लॉक का भार 15 न्यूटन है, तो ब्लॉक द्वारा लगने वाला बल, देखिए ये 15 न्यूटन ब्लॉक का भार है, कितना 15 न्यूटन ब्लॉक का भार है, तो इस पर कितना तनाव बल लगेगा ये पूछ रहे हैं। देखिए भार नीचे की ओर लग रहा है, तो रस्सी में तनाव किधर लगेगा, भार नीचे की ओर है, तनाव ऊपर की ओर होगा, देख पा रहे हैं, तनाव ऊपर की ओर, और भार किधर करेगा, W नीचे की ओर। तो जितना भार ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा तनाव भी रहेगा। भार कितना कह रहे हैं, 10 न्यूटन का भार लग रहा है, तो 10 न्यूटन का भार नीचे की ओर, तो 15 न्यूटन का भार नीचे की ओर, तो 15 न्यूटन का तनाव बल ऊपर की ओर लग जाएगा। तो देखिए पढ़िए क्या करें हैं, 15 न्यूटन नीचे की ओर भार के रूप में, हाँ भार तो नीचे की ओर, अच्छा लेकिन तनाव पूछ रहे हैं ऑप्शन में ना, उस प्रश्न में तनाव पूछा जा रहा है, तो 15 न्यूटन ऊपर की ओर तनाव बल लगेगा, शून्य होगा, इसमें से कोई नहीं, तो यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तनाव बल के बारे में पूछा जा रहा है, तो तनाव बल ऊपर की ओर 15 न्यूटन का लगेगा, हो गया ये, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न आपके हो गए। अब इसके बाद 11वां, ये इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना किलोग्राम, त्रिज्या इतना हो, तो पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। देखिए गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या होता है, देखिए यदि मानते हैं हम कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g है और h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g' हो गया, तो पृथ्वी पर त्रिज्या जो है वो कितनी है, re है, और मान लेते हैं h ऊंचाई पर, तो r प्लस h करेंगे, तो ये स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहीं रख करके वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। देखिए g का मान कितना लिख देंगे, 9.8 बटे g', r का मान कितना लिखेंगे, त्रिज्या, यानी देखिए त्रिज्या कहाँ कर रहे हैं, 6 इसमें मीटर है ना, तो 10 घाते 6 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 6, 4 और 2 जीरो लगा दीजिए, इतना मीटर, देख पा रहे हैं। ये 1000 से गुणा करेंगे तो कहाँ इतना आएगा, 10 घाते 6 है ना, तो ये कितना 5 जीरो आएगा यहाँ पे, 5 जीरो, ठीक। अब इतना मीटर, तो किलोग्राम कितना होगा, ये 3 जीरो हटा दीजिए, आपका आ गया इतना, ये क्या आ गया, त्रिज्या, r की जगह इतना रख देंगे और h की जगह कितना लिखना है, 2000, ठीक। ये वैल्यू r और h का मान यहीं पर रख करके और g' का मान 9.8 रख देंगे, तो g' का मान यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए 1-2 प्रश्न और बता देते हैं, फिर जो है आगे देखा जाएगा। क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, यदि पृथ्वी पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। देखिए द्रव्यमान वाली बात करें, भार, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको, द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर ये नहीं बदलता है, भार बदलता है। भार क्या होता है, कोई वस्तु जितने बल से अपनी ओर, पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वही होता है भार, और द्रव्यमान तो नहीं बदलता, ये भार बदलता है। तो इसका मतलब द्रव्यमान यदि 10 किलोग्राम है तो चाहे चंद्रमा पे जाओ या सूर्य पे जाओ, ठीक है, तो तुम्हारा द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक। चलिए ये कम से कम 15 प्रश्न पूरा कर लेते हैं हम आज। ये क्या कह रहे हैं कि मनुष्य ध्वनि आवृत्ति जिसे सुन सकता है, वह आवृत्ति जिसे मनुष्य सुन सकता है। ये देखिए इसको जो है पिछले ईयर का जब हमने एक पेपर सॉल्व करे थे शायद 15 वाला, तो उसमें बताए थे, ये आवृत्ति जो होती है जिसको मनुष्य सुन सकता है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। ये आवृत्ति वाली ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। अब ये देखिए इसमें कितना कह रहे हैं, ये देखिए 1 हर्ट्ज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, चलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। ये चेक कर लीजिए बी वाला 1000, अब देखिए 2000 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, 2000 से कम है, मतलब इसको तो मनुष्य सुन ही सकता है। ये देख लीजिए ये आपका 20 मतलब 200, अब के लगा के मतलब 3 जीरो लगाएंगे तो ये तो 20,000 से ज़्यादा हो गया, इसको भी नहीं सुन सकता। अब देखिए 5 मेगा लगा, मेगा मतलब 10 की घात 6, 10 की घात 6, तो 5 लिख करके 6 जीरो लगाओगे तो ये भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं सुन सकता, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम आपको PDF इसका दे देंगे, उसको सॉल्व करिए, टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगा और लिंक जो है वीडियो में मिल जाएगी, तो वहाँ से जा कर के पूरे प्रश्नों को जितना इसमें दिया है हमने
PDF में जितना ही 2017 के प्रश्नों को बनाया है उसको सॉल्व करिए, और जो नहीं आएगा तो फिर जो है कल आपको ऐसे भी वीडियो इसका पूरा मिल जाएगा, जो नहीं आएगा तब आप सॉल्व करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।